हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके पे अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। दोस्तों, ये हमारी क्लासों की टाइमिंग है जो भी थोड़ी चेंज हुई है, इसको आप लोग देख लीजिए। हिंदी साहित्य की क्लास आपको 11 बजे मिल रही है और 11 बजे मिलेगी। बाकी की 2 क्लासों की टाइमिंग चेंज हुई है। एक हिंदी जो हमारी प्रैक्टिस क्लास रात में 8 बजे होती थी, वो अब हुआ करेगी 7 बजे। और एक क्लास पर्यावरण की जो यूपी टेट की है वो 9:30 बजे होती थी, उसको हमने कर दिया 8 बजे। बाकी ये आपकी जो सीटेट की है पर्यावरण, वो आपको 9 बजे मिलती रहेगी। तो आगे देखते हैं। आज की हमारी क्लास है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण के कुछ प्रमुख कार्यालयों के बारे में जानकारी लेंगे, मुख्यालय और कार्यालय के बारे में देखते हैं आगे। पहला है रामसर स्थान, ईरान में है। क्या बताया गया है कि जो रामसर स्थान है वो कहाँ पर है? ईरान में। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जिसका पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कब हुआ था इसका पहला सम्मेलन? इसको याद रखना, 2 फरवरी 1971 को। ये सम्मेलन किससे संबंधित है? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी याद रखना आपको है। कब मनाते हैं इसको? तो इसको 2 फरवरी को मनाते हैं। आगे है, भारत में कुल 46 रामसर साइट हैं वर्तमान में। कितनी है? भारत में कुल आर्द्र भूमि स्थल की संख्या है 46। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले 1981 में 2 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। पहला स्थान था उड़ीसा का चिल्का झील। क्या था? पहला बना था चिल्का झील। दूसरा राजस्थान में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो बना था दूसरा आर्द्र भूमि स्थल। भारत में पहला बना था चिल्का झील, जो कहाँ पे? उड़ीसा में। दूसरा था केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में। तो आगे चलते हैं। आगे थोड़ा जानकारी दी गई है, ये जो भी हमारे नए 4 रामसर स्थल बने हैं उनके बारे में। रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त वेटलैंड्स में 4 और स्थल पहचाने गए हैं। इन्हें भी रामसर सचिवालय की ओर से रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखते हैं वो कौन से हैं 4। 2021 में 4 नए रामसर स्थल जो है शामिल हुए हैं, जिन्हें लेकर भारत में कुल 46 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए अब हैं? पहले 42 थे और अब कितने हो गए? 46 हो गए हैं। तो अब नवीनतम देखते हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में। पहला है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? हरियाणा में है। दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ है? ये हरियाणा का है। पहला हो गया भिंडावास, ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है। तीसरा है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ये है गुजरात का। उसके बाद है वाधवाना आर्द्र भूमि, ये कहाँ है? ये भी गुजरात की। यानी कि 2 पार्क कहाँ के हैं? 2 हरियाणा के हैं और 2 कहाँ के हैं? 2 गुजरात के। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे दिया है यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसको कहते हैं UNCCD। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? UNCCD। इसको क्या? UNCCD को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया। इसको कब अपनाया गया था? इसको जब पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसको अपनाया गया था। किसको? UNCCD को पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था, याद रखना। इसका संबंध किससे? इसका संबंध है पर्यावरण एवं विकास के संदर्भ में, या एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। किसके संदर्भ में? ये पर्यावरण और इसके विकास के संदर्भ में एक बाध्यकारी समझौता रहा है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था इसका प्रस्ताव? 1994 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अनुमोदन दिसंबर 1996 में किया गया। वहीं 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने UNCCD पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब किए थे? भारत ने किए थे 14 अक्टूबर 1994 में इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर। आगे देखते हैं। विश्व में मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने
एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। इन पॉइंटों को नोट करते रहना। आगे देखते हैं। आगे है नागोया प्रोटोकॉल। कौन सा है ये? नागोया। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार में। आनुवांशिक संसाधनों तथा सभी देशों की पहुंच एवं लाभों में साझेदारी के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया। तो इसको देख लीजिए आप लोग, इसको किस लिए अपनाया गया था। आगे देखते हैं। इस प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में आयोजित हुए जैव विविधता पर आयोजित हुए 10वें कोप 2010 में अंगीकार किया गया था। कब किया गया था इसको 2010 में जो हमारा कोप 10 हुआ था जापान के नागोया में, वहाँ पर इसको अपनाया गया था, या फिर इसकी स्थापना की गई थी, या फिर इसको अंगीकार किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ और ये अपना अस्तित्व में कब आया? ये आया 12 अक्टूबर 2014 से अस्तित्व में आया है ये। भारत इस प्रोटोकॉल को हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि भारत नागोया प्रोटोकॉल में शामिल है। आगे देखते हैं। नागोया प्रोटोकॉल के साथ साथ इस सम्मेलन में जैव विविधता पर दबाव को कम करने के लिए इसके लाभों को सभी हितधारकों के समान रूप में बांटने हेतु आइची लक्ष्यों को भी स्वीकार किया गया। तो आइची लक्ष्यों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में बांटा गया था इसको। देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BBD। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? BBD। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखते हैं दोस्तों। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्थापना 1992 में आयोजित हुए रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन CBD की स्थापना कब की गई थी? 1992 में रियो जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था 1992 में, उसके दौरान इसकी स्थापना की गई थी। इस संधि को भविष्य की आवश्यकताएं एवं वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के क्रम में क्या बोलते हैं? सतत विकास की रणनीति इसको बोलते हैं। इस पर बल देते हुए अपनाया गया था। CBD के द्वारा लोगों की आजीविका एवं वैश्विक आर्थिक विकास के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु जैव विविधता को कायम रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसमें यह कहा गया कि जो जैव विविधता है इसको हमेशा जो है प्रतिबद्ध रूप से, मतलब कि इसको बनाए रखा जाएगा और इसको हानि नहीं पहुंचाई जाएगी जहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जैव विविधता वाले। इस संधि पर 193 सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत इस संधि का एक पक्षकार देश है। भारत ने भी जैव विविधता पर अपने जो क्या कर रखे हैं, साइन कर रखे हैं। तो भारत इसका कैसा देश है? पक्षकार देश है। आगे देखते हैं। 2000 में जैव विविधता पर बुलाए गए कन्वेंशन में कार्टागेना प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। तो ये प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ है? 11 सितंबर 2003 से लागू हो गया है। इस प्रोटोकॉल के तहत आधुनिक जैव प्रौद्योगिकियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए सजीव संवर्धित जीवों के सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन एवं उपयोग को सुनिश्चित किया गया, जिससे जैव विविधता एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। देखते हैं साथियों आगे है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं UNFCCC, UNFCCC। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखते हैं रियो पृथ्वी सम्मेलन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है दोस्तों, याद रखना इसको। UNFCCC की फुल फॉर्म 2 बार आ चुका है ये। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए
एक व्यापक संधि पर सहमति बनी। कब किसकी संधि के बारे में बात की गई? जब रियो पृथ्वी सम्मेलन चल रहा था तो वहाँ पर इसके बारे में बात हुई। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या इसको बोलते हैं UNFCCC कहा जाता है। इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सभी देशों के समक्ष हस्ताक्षर है तो रखा गया। रियो सम्मेलन में इसके साथ इसकी बहनों के रूप में 2 और कन्वेंशन की परिकल्पना की गई, जिसमें एक था जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और दूसरा था मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। यानी कि जब इस के ऊपर साइन किए जा रहे थे UNFCCC के ऊपर, उस समय 2 और इसके साथ में कन्वेंशन की जो है संकल्पना रखी गई। एक था जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, दूसरा था मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। तो आगे देखते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर UNFCCC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? UNFCCC कहा जाता है। इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सभी देशों के समक्ष हस्ताक्षर हेतु रखा गया। रियो सम्मेलन में UNFCCC के साथ इसकी बहनों के रूप में 2 और कन्वेंशन की परिकल्पना की गई, इसमें एक था जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, दूसरा था मरुस्थलीकरण पर कन्वेंशन। आगे देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन में प्रारंभ हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 21 मार्च 1994 को अस्तित्व में आता है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को पार्टियों के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समन्वित दृष्टिकोण एवं कार्रवाई विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP के तत्वाधान में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। UNFCCC का सचिवालय जिनेवा में है। तो दोस्तों इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय है कहाँ? जिनेवा। इसको लिख के रख लेना आप। UNFCCC का सचिवालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो आगे चलते हैं। आगे है पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन की पृष्ठभूमि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुए मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ही तैयार हो चुकी थी या हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य था विश्व में पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन करना और दूसरा था वर्ष 2000 के बाद विकास की समीक्षा करना। ये समिति किसके कहने पर गठित हुई थी? ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड के अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी, जिसका पहला काम था विश्व में पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन करना, दूसरा था वर्ष 2000 के बाद विकास की समीक्षा करना। आगे देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन से 5 वर्ष पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य, क्या था? हमारा साझा भविष्य नाम से ब्रटलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। इस रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी सम्मेलन के दौरान निम्न विचारणीय विषय विद्यमान थे। देखिए वो कौन से थे? पहला था विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंधन किया जाए, दूसरा था वनों का प्रबंधन किया जाए, तीसरा था संस्थागत प्रबंधन किया जाए, चौथा था तकनीक का हस्तांतरण किया जाए, पांचवा था जैविक विविधता और पांचवा और मतलब कि ये छठा था सतत विकास। तो इन 6 के ऊपर जो है विचार किया गया। ये विषय थे विचार के। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इन 6 के ऊपर विचार किया जा रहा था। आगे देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियां क्या थी इसकी, जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 2 दस्तावेजों एजेंडा 21 और रियो घोषणा को प्रस्तुत किया गया तथा इसमें 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन UNFCCC और जैव विविधता मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को जन्म दिया। इसके द्वारा किसको किसको जन्म दिया गया? देखो पहला तो एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र को जो है प्रस्तुत किया गया तथा इसके बाद में UNFCCC जैव विविधता और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को जन्म दिया गया। किसमें? पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जब चल रहा था ये, उसके दौरान ये सब घटना घटी।
आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, क्या बोलते हैं इसको, UNEP। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कब हुआ था इसका शुभारंभ? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसका शुभारंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? कीनिया की राजधानी नैरोबी में है, इसको याद रखना। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? कीनिया की राजधानी नैरोबी। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा के निर्माण एवं जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन के संदर्भ में यह शीर्ष वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर कार्य करता है। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित कार्य हैं, इसके बारे में देखते हैं। यह है अगला, स्टॉकहोम सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई। कब हुआ था ये? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में, 1972 में, स्टॉकहोम, स्वीडन। इसको याद रखना, लिख के रख लेना। स्टॉकहोम सम्मेलन पहला 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। आगे देखते हैं। लगातार हो रहे पर्यावरणीय क्षरण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था। संक्षेप में पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने में स्टॉकहोम सम्मेलन का योगदान निम्नलिखित है। पहला था मानवीय पर्यावरण पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना। दूसरा था मानवीय पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर बल देना। तो इसके ये दो महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे देखते हैं। आगे है कुनमिंग घोषणा पत्र पर, मतलब कि ये किससे संबंधित है? कौन सा? कुनमिंग घोषणा पत्र जो है वो किससे संबंधित है? तो यह जैव विविधता से संबंधित घोषणा पत्र है। इसका सम्मेलन चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है इसका सम्मेलन? चीन में हुआ है, कुनमिंग सम्मेलन। आगे देखते हैं। एसिड रेन किसे कहते हैं? हमें बताना है कि एसिड रेन किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की जो है दो एसिड इसमें मिले रहते हैं, ऐसी जब वर्षा होती तो उसको कहते हैं एसिड रेन। इसका एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग या अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसका pH मान होता है 5.4। और ताजमहल के रंग बदलने का कारण भी क्या है? एसिड रेन। तो ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है तो उसका कारण है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा में दो एसिड कौन कौन से होते हैं? एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। आगे देखते हैं। आगे है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। यह जो है 2019 में 16वें नंबर की रिपोर्ट आई है 2019 में, याद रखना। 2019 में जो रिपोर्ट आई है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे वाली, ये जो है 16वें नंबर की आई है। यह रिपोर्ट 1987 से आना शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 1987 से आना शुरू हुई है। भारत में 24.56% क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? मिजोरम में है। आगे ग्लोबल वार्मिंग, यह शब्द जो है वोलस स्मिथ ब्रोकर ने दिया था। कौन सा शब्द? ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया था वोलस स्मिथ ब्रोकर ने। इनका भी 2019 में निधन हो गया है। किसका? वोलस स्मिथ ब्रोकर का। इन्होंने शब्द दिया था ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है लगातार तापमान में होने वाली वृद्धि। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है लगातार तापमान में होने वाली वृद्धि। जो तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखते हैं। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो COP होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखना इसको। अब देखते हैं। COP 21 2015 में हुआ था। कहाँ? पेरिस में। इसको याद रख लेना, ये तीनों याद करने आपको। COP 25 कहाँ हुआ था?
ये हुआ था 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कहाँ हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था COP 25 2019 में। COP 21 हुआ था 2015 में पेरिस में, और COP 26 2021 में हुआ है ग्लासगो में। कहाँ हुआ है? ग्लासगो में। तो ये तीनों आपको याद रखने ने, जितने भी ये COP हैं 21, 25, 26, ये तीनों याद रखने ना आप। आगे देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अभी हम पढ़ भी चुके हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है श्याम सुंदर जियाणी को। ये किस लिए दिया गया ये अवार्ड? इनको वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इसलिए दिया गया है, इन्होंने वृक्षारोपण को क्या किया है? बढ़ाया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। सुंदरलाल बहुगुणा को तो सबको पता है, इनको क्या कहते हैं? वृक्ष मित्र कहते हैं। इनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। उसके बाद में है विटली अवार्ड। विटली अवार्ड किसको दिया गया है? विटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर इसको भी बोलते हैं, ये दिया गया है नुक्लू फॉर्म को। किसको दिया गया है? नुक्लू फॉर्म। ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। नागालैंड के हैं नुक्लू फॉर्म, उनको दिया गया है ग्रीन ऑस्कर या फिर विटली अवार्ड। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया है सुष्मिता लेंका। किसको दिया गया है? सुष्मिता लेंका को दिया गया एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। ये दोनों याद रख लेना, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लेंका, और विटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर दिया गया है नुक्लू फॉर्म को। आगे देखते हैं, आगे है एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगर पूछे जिस पे हम, जो हमारी रसोई गैस होती है एलपीजी, उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। जबकि सीएनजी में क्या होती है? मीथेन होती है। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होती है। वन महोत्सव के लिए वन महोत्सव जो है KM मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया है? KM मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था वन महोत्सव। आगे है मेथेन गैस धान के खेत में व जुगाली करने वाले मवेशियों में पाई जाती है। कहाँ मिलती है? धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। या फिर जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस, इनसे कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। आगे है इटाई रोग, ये इम्पोर्टेंट है। इटाई रोग जो है वो होता है कैडमियम से। किससे होता है? कैडमियम। और मिनी माता रोग किससे होता है? पारा अथवा मरकरी से होता है मिनी माता रोग। याद रखना ये दोनों, इटाई होता है कैडमियम से, और मिनी माता रोग होता है पारा से या मरकरी से, एक ही चीज़ है दोनों। आगे है 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता होगा कि 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व टाइगर दिवस। उसके बाद है 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व हाथी दिवस या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों दिवस मनाए जाते हैं 12 अगस्त को। एक होता है विश्व हाथी दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाएगी। राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ होगी दोस्तों? होगी नोएडा उत्तर प्रदेश में। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजान वर्षावन में पाई जाती है। यहाँ पर जो है कुल ऑक्सीजन का 20% भाग यहीं से निकलता है। कहाँ से? अमेजान वर्षावन से जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है उसका 20% भाग हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अमेजान वर्षावन से। पृथ्वी के फेफड़े भी इनको कहते हैं। किसको? अमेजान वर्षावन को कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ में मिलती है? पश्चिमी घाट, यानी कि ये केरल की साइड में हो गया, केरल गोवा, तो इस साइड में, कर्नाटक की साइड में, इस साइड में जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है भारत में। आगे देखते हैं, जल में प्रदूषण का पता जल में घुली ऑक्सीजन से लगाया जाता है। किससे लगाते हैं? जल में अगर हमें प्रदूषण का पता लगाना है, जैसे कि गंगा में कितना प्रदूषण है, यमुना में कितना है, नदियों में कितना है, सब आती रहती हैं रिपोर्टें, तो इनका पता लगाने के लिए जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उनके माध्यम से लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क और लाइकेन पार्क या फिर क्रिप्टोगेमिक पार्क, यह सब कहाँ हैं? उत्तराखंड में बने हुए हैं। कहाँ? कौन कौन से पार्क हैं? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क हो गया, लाइकेन पार्क हो गया, क्रिप्टोग्रामिक पार्क हो गया, ये सब उत्तराखंड में स्थित हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली।
विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है हाटन, जो कहाँ है? चीन में है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है हाटन, जो कहाँ है? चीन में। भारत की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। ग्रीन बॉन्ड इसीलिए इसने जारी किया है, किसने? गाजियाबाद ने। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। कहाँ ये? नागपुर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। ये पूछा जा चुका एग्जाम में है कि माधव गाडगिल समिति जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है ये माधव गाडगिल समिति। और जैविक केंद्र शासित प्रदेश किसको कहा जाता है? तो जैविक केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है लक्षद्वीप को। किसको कहते हैं? लक्षद्वीप को बोला जाता है जैविक केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ी लंबी लग रही हो या फिर थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए और हमारी क्लास को देखते रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।